आप सुन रहे हैं द दीप हॉरर स्टोरीज, मेरी यानी दीप औलख और गुरप्रीत की आवाज में। मैं हूँ गुरप्रीत। नमस्कार। और हम एक नई कहानी लेकर हाजिर हो चुके हैं। यह कहानी आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी और शायद इस कहानी को सुनकर आपको रात को सोते समय भी डर लगे। दरअसल यह कहानी करीब 15 साल पहले की है और काफी भयानक और डरावनी है। यह कहानी है दिल्ली के रहने वाले मोहनलाल की, जो कि बिजली विभाग में सीनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत था और पिछले कई सालों से वो इसी पद पर काम कर रहा था। और क्योंकि उसका काम दिन भर दफ्तर में बैठे रहने का ही होता था, तो साल में कम से कम एक बार वह कहीं दिल्ली से बाहर घूमने के लिए जरूर जाता था। उसकी आज्ञाकारी और भोली भाली पत्नी का नाम लक्ष्मी था। कुछ महीने पहले ही उन दोनों का प्रेम विवाह हुआ था और उन दोनों पति पत्नी में बहुत प्यार था। लेकिन मोहनलाल हमेशा अपने काम में बिजी रहने के कारण लक्ष्मी को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था। तो मोहनलाल सोचता है कि साल में एक बार तो उसे कुछ टाइम जरूर ही निकालना चाहिए, ताकि अपनी पत्नी को बाहर घुमाने के बहाने उसके साथ टाइम बिता सके। फिर उस साल की गर्मियां आने पर उसने प्लान बनाया कि वह अपनी पत्नी को किसी पहाड़ी इलाके में लेकर जाएगा। थोड़ा सोचने के बाद वह दिल्ली से हिमाचल प्रदेश की ओर जाने का प्लान बनाता है। लेकिन वहां पर उसके साथ एक बहुत ही बुरी घटना घटित हो जाती है, जिसके बाद वह उलटे पैर ही वापस दिल्ली भागने का फैसला करता है। लेकिन फिर अचानक से उसके दिमाग में एक ऐसा विचार आता है कि वह वहीं पर रुक जाता है। आखिर क्यों उस खौफनाक मंजर के बाद भी वह वहां पर रुकने का फैसला करता है और उसके साथ क्या घटना घटित हुई थी, यह हम उसी के प्रोस्पेक्टिव से सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, मोहनलाल की वह खौफनाक कहानी सुने उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि आप लोग स्टोरी तो अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन आपकी कुछ जिम्मेदारी भी है, और वो यह है कि नीचे कमेंट बॉक्स में हमें यह बताएं कि कहानी अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है। इसका आप लोग कोई रिएक्शन नहीं देंगे तो हमें पता कैसे चलेगा? तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। हम आपके कमेंट को पढ़ने के लिए काफी बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं और हम आपके कमेंट का नीचे जवाब भी जरूर देंगे। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी संख्या भी बढ़ाने की पूरी कोशिश कीजिए, ताकि हम जल्दी जल्दी और नए हॉरर इंसिडेंट और डरावनी कहानियां आपके लिए लाते रहें। तो अब आगे की कहानी मोहनलाल की जुबानी गुरप्रीत की आवाज में। नमस्कार साथियों, मैं हूँ मोहनलाल और मेरी उम्र तकरीबन 26 साल की है। तो इस बार गर्मियों के अंदर मैंने अपनी पत्नी को साथ लेकर उसको पहाड़ी इलाकों में घुमाने का प्लान बनाया। शहर में काम करते करते मैं काफी बोर हो जाता हूँ और डेली एक ही रूटीन को फॉलो करते करते मन उब जाता है, और गर्मी भी काफी ज्यादा हो गई थी। तो मैं निकल चुका था दिल्ली से बाहर एक शानदार जगह पर घूमने के लिए। शहर के शोरगुल से दूर पहाड़ों की गोद में पहुंचकर मेरे मन को एक अनोखा सुकून मिल रहा था, और प्रकृति की यहाँ की जो सुंदरता थी वह तो वाकई में कमाल की थी। हरे भरे और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखकर मेरा मन काफी प्रसन्न हो गया था, क्योंकि मुझे इस बचपन से ही हरे भरे जंगल और पहाड़ों से एक अनोखा ही लगाव था, और प्रकृति के बीच रहना मुझे काफी पसंद है। तो वहां पर पहुंचकर एक पहाड़ी के ऊपर मैंने एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया था, और मेरे साथ मेरी पत्नी लक्ष्मी भी थी। मेरी अभी नई नई शादी हुई थी, तो मैं अपनी पत्नी को भी खुश करने के लिए घुमाने के लिए लाना चाहता था। हालांकि अक्सर मैं घूमने तो जाता हूँ, लेकिन मैं पहली बार अपनी पत्नी को किसी दूर स्टेट में घुमाने के लिए लेकर आया था, तो इस पहाड़ी वाली जगह को देखकर उसे भी बड़ा प्यारा लग रहा था। आगे घुमावदार पहाड़ी से नीचे उतरकर लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर पड़ता था, और जब हम वहां पर पहुंचने वाले थे तो बाजार से थोड़ा जरूरत का अपना सामान भी खरीद कर ले आए थे। जैसे जैसे कार आगे बढ़ रही थी तो बड़े ही डरावने और घुमावदार रास्ते सामने आ रहे थे, जो मुझे तो रोमांचित कर रहे थे। लेकिन मेरी पत्नी यानी लक्ष्मी को थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था। लेकिन जैसे ही उसके सामने वह पहाड़ों की जबरदस्त खूबसूरती देखी, तो इससे खूबसूरती को देखकर वह सारे डर को भुला चुकी थी।
वहां पर पहुंचकर एक पहाड़ी के ऊपर हमें एक छोटा कमरा किराए पर मिल गया था। उससे थोड़ी दूरी पर नीचे उतरने पर एक छोटा सा गांव था। इसमें करीब 20-25 घर रहे होंगे और हमारे उस घर से वह गांव पूरा क्लियर दिखाई देता था। अब चूंकि पहले दिन हम सफर में काफी थक चुके थे, तो जैसे ही बेडरूम में पहुंचे तो तुरंत ही नींद के आगोश में चले गए। रात के करीब 12 या 1 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा। अचानक लक्ष्मी की आंख खुल जाती है। उसे एक भयानक चीख सुनाई देती है जो रात के सन्नाटे को चीरते हुए उसके कानों तक पहुंच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी का मर्डर किया जा रहा हो और कोई लड़की जोर जोर से चिल्ला रही हो। मगर मैं अब तक भी गहरी नींद में ही सोया हुआ था, क्योंकि मेरी एक खराब आदत थी। अगर मैं एक बार नींद के आगोश में चला गया तो फिर भले ही मेरे सर के ऊपर ढोल बजाओ या बम पटाखे चलाओ, मगर मेरी नींद टूटने का नाम नहीं लेती थी। मगर दूसरी तरफ लक्ष्मी की नींद छोटे मोटे शोर शराबे को सुनकर ही खुल जाया करती थी। तो जैसे ही उसने यह चीख की आवाज सुनी तो वह तुरंत बिस्तर से उठ गई। लेकिन जैसे ही वह उठती है, उसके मन में एक डाउट आ गया कि कहीं वह कोई सपना तो नहीं देख रही थी। यह सब सोचते सोचते थोड़े टाइम तक उसे कोई आवाज दोबारा सुनाई नहीं देती है और वह अपना सपना मानकर फिर से लेट जाती है और वेट करती है दोबारा उस चीख के सुनाई देने की। और थोड़ी देर बाद ही उसका डर सच हो जाता है और उसे फिर से रोने, चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। यह सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि यह आवाज किसी औरत की लग रही थी। वह सोचने लगी कि इतनी रात को यह आवाजें कहाँ से और क्यों आ रही हैं। यह सवाल लक्ष्मी के मन में बार बार उठने लगा। क्या बाहर किसी को मदद की जरूरत है? क्या मैं मोहनलाल को उठाकर बाहर भेजूं? या फिर यह कोई ऊपरी चक्कर है, कोई भूत प्रेत या भटकती रूह घूम रही है? उसे डर तो काफी लग रहा था, मगर क्योंकि मैं उसके पास में सोया हुआ था तो यह सोचकर उसे थोड़ा बहुत हौसला मिला, कुछ हिम्मत मिली। थोड़ी देर बाद वह आवाज बंद हो जाती है। वह काफी देर तक जागती रही, लेकिन फिर से कोई आवाज उसे सुनाई नहीं दी। तो वह मेरे से लिपट कर सो जाती है और उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब सुबह देर तक सोने के बाद उसकी आंखें खुलती हैं तो वह बिस्तर में मुझे नहीं देखकर परेशान हो जाती है। तो वह जल्दी से उठती है, हाथ मुंह धोती है और फ्रेश होकर मुझे बाहर ढूंढने के लिए आती है। तो मैं उसे सामने ही मिल जाता हूँ। दरअसल मैं नीचे यूं टहलने के लिए आ गया था, लेकिन जहां पर मेरी वह गाड़ी खड़ी थी उसके नीचे की जमीन थोड़ी गीली गीली से हो गई थी। तो मैं उस गाड़ी को चेक कर रहा था कि उसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। उसमें थोड़ा थोड़ा सा तेल टपक रहा था जो जमीन पर काफी फैल चुका था। तो लक्ष्मी मेरे पास पहुंचती है और मुझसे पूछती कि क्या हुआ। तो मैं कहता हूं कि पता नहीं, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था क्या। कल तो अच्छी खासी में इसको लेकर आया ही था, लेकिन आज पता नहीं इसे क्या हो गया है। और मुझे टेंशन हो गई थी कि मुझे इस कार को अब मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। और क्योंकि मैकेनिक इस गांव में था, नहीं तो मुझे इसके लिए शहर जाना होगा। तो मेरी पत्नी कहती है कि अपनी गाड़ी को बाद में संभालते रहना, पहले चलो कुछ अंदर चलकर चाय नाश्ता कर लो। तो मैंने कहा, ठीक है देवी जी, जैसी आपकी मर्जी। अब मुझे वह थोड़ा टेंशन में देखकर मुंह फुला लेती है, तो मैं उसका मूड ठीक करने के लिए पहाड़ों के मौसम को देखकर 2-4 शायरी सुना देता हूं। तो वह भी बिना कुछ कहे मेरी ओर मुस्कुरा देती है। नाश्ता पानी करने के बाद हम गांव को और पास से देखने के लिए घर से निकल जाते हैं। धीरे धीरे मैं उस गाड़ी को चलाता हूं, क्योंकि वह थोड़ी खराब हो गई थी। अब धीरे धीरे चलने की वजह से उसे गांव तक पहुंचने में करीब 20 मिनट लग गए। इसके अलावा वह सड़क भी काफी पथरीली थी और घुमावदार रास्ते भी बने हुए थे। जब हम गांव में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कुछ पक्के मकान भी बने हुए थे, तो कुछ लकड़ी के या कच्ची मिट्टी के मकान भी वहां पर मौजूद थे। गांव में अच्छी खासी चहल पहल भी बनी हुई थी। ऐसे ही चलते हुए जब हम झोपड़ी के सामने से गुजर रहे थे तो मेरी पत्नी की नजर एक बुढ़ी औरत पर पड़ती है जो दूर से हमारी ओर देखकर हमको घूरे जा रही थी। उसके चेहरे पर काफी झुर्रियां बनी हुई थीं। उसके बाल उलझे हुए थे जो बिल्कुल सफेद थे, और अगर उसे रात में कोई देख ले तो डर के मारे उसकी तो जान ही निकल जाए। उसकी आंखों में कुछ ऐसे भाव पनप रहे थे जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो,
तो मेरी पत्नी लक्ष्मी उसके पास पहुंच जाती है। तो वह कहती है, चली जा, इन पहाड़ों से वापस, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। अचानक वह दोबारा से बोलती है कि आने वाली रातें तेरे पर बहुत भारी पड़ने वाली है। उसने जिस अंदाज में अपने मुंह से यह बोला, यह सुनकर लक्ष्मी काफी डर गई थी। डर की एक लहर उसे अपने जिस्म में उठती सी महसूस हो रही थी। यह देखकर मैं अपनी पत्नी को कुछ कहने ही वाला था कि एक आदमी वहां पर बोल पड़ता है कि साहब, यह तो पागल है, इसकी बातों पर कोई ध्यान मत दो। इस बेचारी का सारा परिवार खत्म हो गया है, तो यह पगला गई है। तो मैं अपनी पत्नी को भी वापस गाड़ी में बैठने के लिए कहता हूं और 2-3 घंटे उस गांव में घूमने के बाद हम वापस अपने घर की ओर लौट आए। अब कुछ देर आराम करने के बाद मैंने लक्ष्मी से कहा कि मुझे इस गाड़ी की मरम्मत करवाने के लिए शहर की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर तो कोई मैकेनिक है नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों, मेरे यह कहने के बाद लक्ष्मी अकेले रहने से कुछ डर सी रही थी, क्योंकि उसे उस औरत की बात घूम घूम कर याद आ रही थी और रात में भी उसके साथ जो एक्सीडेंट हुआ था, जो आवाजें उसे सुनाई दे रही थी, तो उस वजह से वह थोड़ा डरी हुई थी। लेकिन मैंने उसको विश्वास दिलाते हुए कहा कि मैं शाम होने से पहले वापस आ जाऊंगा। मैं गाड़ी स्टार्ट करके शहर की ओर आ गया, लेकिन लक्ष्मी का ध्यान बार बार उस बूढ़ी औरत की कही बातों पर जा रहा था। ऐसा क्या है जो इस बुढ़ी औरत ने यहां पर देखा है, या फिर क्या वह सचमुच में एक पागल औरत है? यह सोचते सोचते लक्ष्मी घर से बाहर निकलती है और पहली बार उसे यह ध्यान में आता है कि यहाँ पर तो एकमात्र ही मकान है, क्योंकि आसपास के जो मकान हैं वह टूटे हुए हैं और उनका मलबा इधर उधर बिखरा सा पड़ा हुआ है। तो उसके दिमाग में सवाल उठ रहा था कि एक ही मकान यहाँ अकेले में क्यों है और बाकी मकान कैसे टूट गए। और भी ऐसे सवाल उसके मन में उठ रहे थे जिनका उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर ऐसे विचार करते करते वह घर से थोड़ा बाहर की ओर आ जाती है। थोड़ी देर बाद उसे दूर एक औरत दिखाई देती है, तो लक्ष्मी उसे आवाज देती है, तो वह महिला रुक जाती है। लक्ष्मी उसके पास जाकर पूछती है कि इस एक मकान को छोड़कर यहाँ बाकी मकान टूटे हुए क्यों हैं? क्या पहले यहाँ भी कोई गांव बसा हुआ था? वह औरत जवाब देती है कि कुछ साल पहले यहाँ काफी सारी आबादी हुआ करती थी, घर भी यहाँ पर बसे हुए थे, लेकिन फिर बाद में यह सभी वहां से निकलकर नीचे जाकर बस गए और एक नया गांव बसा लिया। लक्ष्मी ने पूछा, लेकिन क्यों? तो उसने बताया, क्योंकि इस जगह को सब श्रापित मानने लगे थे। इस जगह पर इंदिरा नाम की एक लड़की की आत्मा भटकती थी और कहते हैं कि आज भी वह रातों में यहाँ भटकती दिखाई दे जाती है। रात को चीखती है और चिल्लाती है। उस पहाड़ी औरत की बातें सुनकर लक्ष्मी और ज्यादा डर गई थी। उस औरत के वापस जाते ही उसने जल्दी से मेरे को फोन लगाया और मुझसे पूछती है कि मैं कब तक वापस आ जाऊंगा। मुझे उसकी आवाज घबराई और डरी हुई सी लग रही थी। यह सुनकर मुझे भी कुछ अजीब लगा कि यह घबराई हुई सी क्यों बात कर रही है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो, वह अकेली है तो कुछ घबरा गई होगी। मेरे पहुंचने के बाद मैं उसके एक झटके में ठीक कर दूंगा। तो मैंने कहा कि बेबी, तुम घबराओ मत, मैं कुछ देर में यहां से रवाना हो जाऊंगा, गाड़ी ठीक हो चुकी है। अब क्योंकि शाम होने में थोड़ा बहुत ही समय बचा था और कल जो यह खूबसूरती लक्ष्मी के मन को भा रही थी, आज यही खूबसूरती उसके मन में खूब डर पैदा कर रही थी। उसके मन में बार बार ये ख्याल आ रहे थे कि जल्द से जल्द इस मनहूस जगह को छोड़कर वापस वह दिल्ली आ जाए। दोस्तों, मैं मैकेनिक से रवाना हो रहा था, तभी आसमान में काले काले बादल निकल आए थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर में बारिश शुरू हो जाएगी। उधर लक्ष्मी भी घर में अकेली थी, तो वहां पर भी बारिश का मौसम बन गया था और कुछ देर बाद दोनों ही जगहों पर तेज बारिश शुरू भी हो गई थी। और पहाड़ों के अंदर जब एक बार बारिश शुरू होती तो काफी लंबी चलती जाती है और ऐसे ही वह बारिश शाम तक चलती रही। उधर लक्ष्मी का दिल अंदर ही अंदर बैठने लगा था। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि वह घर में अकेली कैसी रहेगी। वहीं तेज बारिश की वजह से मैं भी अपनी गाड़ी को नहीं चला पा रहा था, क्योंकि पहाड़ों का रास्ता था तो वहां पर फिसलन हो जाती है। तो मुझे भी लक्ष्मी की चिंता होने लगी थी, मगर इतनी तेज बारिश में इन खतरनाक पहाड़ों पर चढ़ना जानलेवा हो सकता था और बारिश बंद होने तक रात के 8 बज चुके थे।
बारिश के बंद होते ही मैंने जल्दी से गाड़ी निकाली और पहाड़ों की चढ़ाई शुरू कर दी। उधर लक्ष्मी को एक एक पल भारी लग रहा था। उसने खाना बना रखा था, लेकिन बिना खाए पिए ही वह बिस्तर पर लेट गई थी। अभी उसे लेटे कुछ ही समय हुआ था कि किसी ने दरवाजा खटखटाया तो वह बुरी तरह से घबरा गई। लेकिन फिर उसके मन में आया कि शायद मैं दरवाजे पर आ चुका हूं। वह जल्दी से दरवाजे के पास पहुंची और दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर कुछ सोचते हुए वह रुक गई और उसने कहा, मोहनलाल, क्या तुम हो? मगर बाहर से कोई जवाब नहीं मिला, पर दोबारा मेरा नाम लेकर पुकारती है। लेकिन उसे सामने से कोई जवाब नहीं मिल पाता है तो वह बुरी तरह से घबरा जाती है। अब उसके दिमाग के अंदर उस बूढ़ी अम्मा की बातें आने लगती हैं। साथ ही उस पहाड़ी औरत ने जो बातें कही थीं कि इंदिरा नाम की जो लड़की यहाँ पर घूमती है, उसकी आत्मा लोगों को यहाँ पर परेशान करती है। ये सभी प्रकार के गलत गलत विचार उसके दिमाग में आते जा रहे थे। अचानक उसे दरवाजे के बाहर से ऐसी आवाजें आने लगती हैं जैसे कोई तेज तेज सांसें ले रहा हो। लक्ष्मी सर से पांव तक कांप कर पीछे हट गई। दहशत उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। उस पहाड़ी औरत की कई बातें उसके जहन में कंधने लगी और उस बूढ़ी माई की चेतावनी उसके दिमागे में घूमने लगी कि आने वाली रातें बहुत भारी पड़ेगी। पर उसने डरते हुए इधर उधर निगाह दौड़ाई और कोने में रखा हुआ एक मोटा डंडा उठा लिया ताकि वह आने वाले खतरे से निपट सके। ठीक उसी समय एक रूह कंपा देने वाली चीख से सारा इलाका थर्रा उठा। लक्ष्मी ने हाथों में जो डंडा थामा हुआ वह उसके हाथों से दूर जा गिरा। वह बुरी तरह कांप उठी थी। यह वही चीख थी जो उसने कल सुनी थी। उसने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया और मेरा नंबर डायल किया, मगर फोन नहीं मिल सका। शायद खराब मौसम के कारण नेटवर्क चला गया था और साथियों दूसरी ओर मैं अपनी कार के साथ सड़कों पर भागा जा रहा था। मुझे रह रहकर लक्ष्मी की याद आ रही थी। सोच रहा था कि वह दिन से ही कह रही थी कि मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, लेकिन खराब मौसम ने पूरा मामला तहस नहस कर दिया। अचानक मुझ के सामने से एक पेड़ के नीचे कोई सफेद सा साया नजर आया। घना अंधेरा, दूर दूर तक बस सन्नाटा। एक पल के लिए तो मैं बहुत ज्यादा डर सा गया, क्योंकि मैंने पहाड़ों की बुरी आत्माओं के बाद में बहुत सी कहानियां सुन रखी थी। रात का समय और सुनसान इलाका वैसे ही किसी को डराने के लिए काफी होता है। ऊपर से यह नई आफत कुछ सोचकर अगले पल मेरा पैर एक्सीलेटर पर दबता गया। मैं सामने की ओर देखता हूं तो वह साया मुझे साफ साफ नजर आता है। उसके जबड़े सख्ती से भिजे हुए थे, लेकिन एक्सीलेटर पर पैर जाते ही गाड़ी की रफ्तार एकाएक तेज हो गई। उस जगह से गुजरकर मैंने कुछ राहत की सांस ली। मैं यह सोचकर परेशान हो गया कि उस पेड़ के नीचे वह सफेद सफेद क्या था, कोई शैतानी आत्मा या कोई छलावा। अभी मैं यह सब कुछ सोच ही रहा था कि अचानक कार के बोनट पर जैसे कुछ आके गिरा। मेन सिहर उठा। सफेद कपड़ों में लिपटी भयावह आकृति थी। वह एकदम से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। कुछ समय के लिए मेरा ध्यान भटक गया और तेज रफ्तार गाड़ी गहरी खाई की तरफ जाने लगी। खतरे का एहसास होते ही मैंने गाड़ी दूसरी तरफ तेजी से मोड़ दी। नतीजा यह हुआ कि खाई से बचते हुए वह पहाड़ी के एक हिस्से से जा टकराई। मेरा सिर स्टीयरिंग से टकराया और मैं बुरी तरह चिल्ला उठा। धीरे धीरे मेरी आंखें बंद होने लगी और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। इधर लक्ष्मी की बात करें तो वह अपने कमरे में पसीना पसीना हो गई थी। कुछ पल की खामोशी के बाद बाहर से ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो। लक्ष्मी की घिघी बन गई थी। वह ऐसे हालात में फंस गई थी जहां से निकलना असंभव लग रहा था। वह भगवान को याद करने लगी। उसने थोड़ी सी खिड़की खोलकर बाहर झांका। वहां से थोड़ी दूरी पर एक बड़ा सा पेड़ था। उसके नीचे लक्ष्मी को कोई साया खड़ा महसूस हुआ। बारिश थम चुकी थी, मगर थोड़ी थोड़ी देर बाद बिजली चमक जाती थी। अब की बार जब ही बिजली चमकी, पेड़ के नीचे का साया स्पष्ट दिखाई दिया। लाल रंग के कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। बिखरे बाल और लाल अंगारों सी आंखें थीं। उसकी आंख इस अंदाज में फैली हुई थी जैसे अभी बाहर निकलकर गिर पड़ेगी। उसे देखकर लग रहा था कि वह कोई चुड़ैल या डायन है। लक्ष्मी का दिल तब डर से बैठ गया जब उसने गौर किया
कि वह गुस्से में होकर इधर ही देख रही थी और फिर अचानक ही वह उस घर की तरफ बढ़ने लगी जहां लक्ष्मी रुकी हुई थी। उसकी आंखों में धड़कते हुए अंगारों को देखकर लक्ष्मी ने अचानक से वह खिड़की बंद कर दी और पीछे हट गई। कुछ पल बाद ही दरवाजे पर जैसे एक ठोकर सी पड़ी। जोर की आवाज के साथ दरवाजा हिला और लक्ष्मी भी डर से चीख पड़ी। अचानक बाहर से आवाजें आने लगती हैं जो लक्ष्मी को कहती हैं कि दरवाजा तोड़कर मार डालूंगी, तुझे, तेरा खून पी जाऊंगी। साथियों, इधर मैं मेरी बात करूं तो कुछ समय के बाद मुझे होश आता है और बाहर निकलकर इधर उधर देखता हूं तो अंधेरा जैसे साए साए कर रहा था। एक्सीडेंट होते ही वह सफेद साया जाने कहां गायब हो गया था, मगर उसका डर अब भी मेरे दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। जब मैं थोड़ा खौफ से उभरा तो मुझे अपने माथे पर तेज पीड़ा का अनुभव हुआ। स्टीयरिंग से टकराने के कारण वहां एक गुम्मड़ सा उभर आया था। दान या हाथ में भी दर्द था। मैंने गाड़ी के आगे पीछे घूमकर देखा तो पाया कि आगे की एक लाइट टूटकर लटक रही थी। दाईं तरफ का हिस्सा थोड़ा पिचक गया था। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि इतनी भयंकर टक्कर के बाद भी मैं सही सलामत था और गाड़ी को भी कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। रात और ज्यादा गहराने लगी थी। मुझे लक्ष्मी की चिंता हो रही थी, इसलिए मैं वहां से चलने की सोचने लगा। तभी मुझे एक आदमी मेरी ओर आता हुआ दिखाई देता है, जिसके एक हाथ में लकड़ी थी। पास आकर उसने मुझसे से कहा कि तुम रात को यहाँ मत रुको, क्योंकि भटकती रूहों का यहाँ बहुत खतरा है। जब मैंने उसे बताया कि एक सफेद साए के कारण मेरा एक्सीडेंट हो गया है, तो यह सुनकर वह आदमी कांप गया और बोला कि वह जरूर सांगा होगा। तो मैंने उससे पूछा कि यह सांगा कौन है, तो उसने कहा कि सब कुछ बता दूंगा मैं आपको, लेकिन पहले तुम यहाँ से जल्दी निकलो, नहीं तो वह सफेद वाला साया दोबारा तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। तो मैंने कार के दरवाजे खोले और उसको अंदर बैठा लिया और गाड़ी को अपने घर की ओर घुमा दिया। मेरे पास वाली सीट पर ही वह आदमी भी बैठ गया था। 2-3 कोशिशों के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई। बातों बातों में उस आदमी ने बताया कि रास्ते में थोड़ी दूर उसका गांव पड़ता है, वह वहां उतर जाएगा। मैं डरा हुआ तो था ही, तो मैंने भी सोचा कि अच्छा है, अगर 2 लोग गाड़ी में रहेंगे तो डर भी नहीं लगेगा। तो अब मैंने उस आदमी से पूछा कि अभी तुम जिस सांगा की बात कर रहे थे वह सांगा कौन है। तो उसने बताया कि कुछ वर्षों पहले पास के एक गांव में सांगा और उसकी बहन इंदिरा रहते थे। इंदिरा बहुत सुंदर थी और सांगा बहुत लंबा तगड़ा आदमी था। फिर एक दिन इंदिरा को पहाड़ में आए एक परदेशी से प्यार हो गया, मगर परदेशी ने उसके जिस्म और भावनाओं से खेलकर उसको छोड़ दिया। इंदिरा यह सब सहन न कर सकी और उसने एक पेड़ पर फांसी लगा ली। परदेशी जब यहाँ से भाग रहा था तो रास्ते में उससे सांगा भिड़ गया और भागते परदेशी की गाड़ी के सामने चट्टान की तरह अड़ गया, मगर डरते परदेशी ने गाड़ी नहीं रोकी। गाड़ी की सीधी टक्कर से सांगा भी मारा गया, मगर गाड़ी का नियंत्रण बिगड़ने के कारण वह कार भी गहरी खाई में जा गिरी और परदेशी भी मारा गया। तब से सांगा और उसकी बहन इंदिरा दोनों की रूहें यहाँ भटकती हैं। कई गाड़ियों का एक्सीडेंट सांगा की रूह के कारण हो चुका है। आज भी वह रातों में यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों के सामने आ जाता है। जिसकी किस्मत अच्छी होती है वह बच जाता है और जो अभागा होता है वह गहरी खाई में गिरकर मर जाता है। वहीं इंदिरा की चीखें आज भी उसके गांव के आसपास रातों में सुनाई दे जाती है। उसके खौफ से गांव उजड़ गया और थोड़ी दूरी पर दूसरा गांव बसाया गया। जिस गांव का जिक्र वह आदमी कर रहा था वह गांव मेरे को वही लग रहा था जिसमें मैं और लक्ष्मी रुके हुए थे। वहां भी एक घर के सिवा बस आसपास सब उजाड़ ही हैं और नजदीक ही दूसरा गांव भी है। उस आदमी की यह बातें सुनकर मुझे अब और ज्यादा डर लगने लगा था। मैं सोच रहा था कि मैं लक्ष्मी को वहां पर अकेला छोड़कर बड़ी गलती कर चुका हूं और अब वह वहां पर अकेली डर रही होगी। कहीं उस इंदिरा की आत्मा मेरी लक्ष्मी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए मैं जल्दी से लक्ष्मी के पास पहुंच जाना चाहता था। उस आदमी से सारी घटना सुनकर अचानक एक विचार मेरे दिमाग में आया और मैंने उस आदमी से पूछा, जब सांगा का यहाँ इतना ही खौफ है तो तुम यहाँ रात को कैसे बाहर निकलकर घूम रहे हो?
क्या तुमको उसका डर नहीं? मेरी इस बात पर वह मुस्कुरा उठा और शायद मन ही मन सोच रहा था कि जो बात मुझे उससे सबसे पहले पूछने चाहिए थी, वह बात उसे मैं अब पूछ रहा हूं। तो वह बोलता है कि मुझे सांगा से कैसा डर? सांगा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी इस बात का मतलब मैं समझ नहीं पाया और उससे पूछा, तुम्हें क्यों डर नहीं लगता? अब उसने जो जवाब दिया उसकी उम्मीद मेरे को बिल्कुल भी नहीं थी। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि मैं ही सांगा हूं। यह सुनकर मेरे दिमाग में अचानक एक धमाका सा हो गया। मेरा पूरा शरीर पसीने से भर जाता है और मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाता है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि मेरे साथ कार में बैठा आदमी एक भटकती रूह है। वह रूह जिसके कारण मेरा एक्सीडेंट हुआ है, और वह रूह अब धीरे धीरे वापस अपने असली रूप में आ रही थी। सफेद लिबास में लिपटी हुई और भयानक सा चेहरा अब मेरे को अपने सिर पर मौत नाचती दिखाई दे रही थी। अचानक उसने आत्मा यानी सांगा नामक शैतान ने मुझ पर अपने तीखे नाखूनों से हमला बोल दिया। मैं पूरे दर्द और डर से चीख पड़ा। एक बार फिर से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया, मगर मैंने स्पीड घटाते हुए गाड़ी को कंट्रोल कर लिया। इतने डर में और सामने बैठी आत्मा को देखकर भी मेरा दिमाग उससे बचने का तरीका सोच रहा था। अचानक मेरे दिमाग में आता है कि गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर एक हनुमान चालीसा रखी हुई है। तो मैंने इस स्टीयरिंग पर से अपना एक हाथ हटाकर फुर्ती से उस सांगा की सीट के आगे बने डैशबोर्ड को खोला और उसमें से हनुमान चालीसा को बाहर निकालकर उस शैतान के सामने कर दिया और मुंह से लगातार मैं भी हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तहु लोक उजागर। और आश्चर्यजनक रूप से इसका असर हुआ। सांगा का भूत चिल्लाने लगा और वहां से गायब हो गया। इधर मैं तो जैसे तैसे करके एक बार के लिए तो बच गया था, लेकिन दूसरी ओर मेरी पत्नी यानी लक्ष्मी के सिर पर खौफ का नंगा नाच हो रहा था। दरवाजे के बाहर मौजूद इंदिरा चुड़ैल दरवाजा तोड़ने पर उतारू थी और अंदर भय से थर थर कांप रही थी। लक्ष्मी और अपनी पूरी आवाज में चिल्ला रही थी कि चली जाओ यहाँ से, यहाँ क्यों आई हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन बाहर वह चुड़ैल जोर जोर से हंस रही थी और कह रही थी कि चली जाऊंगी, मगर तेरा खून पीकर। और इसी के साथ फिर से एक जोरदार ठोकर सी दरवाजे पर पड़ी। लक्ष्मी को लग रहा था कि अगर ऐसे ही दरवाजे पर चोट पड़ती रही तो दरवाजा टूटने में देर नहीं लगेगी, और उसके बाद आगे की सोचकर वह कांप उठी। मगर इससे पहले कि वह चुड़ैल अपने खतरनाक मंसूबे में कामयाब हो पाती, खुद उसी की चीखें गूंज उठीं और वह चिल्लाकर दरवाजे से पीछे हट गई, क्योंकि गांव से वह बूढ़ी औरत वहां पहुंच चुकी थी जिसने दिन में लक्ष्मी को चेतावनी दी थी। उसने जलती हुई लकड़ी एक हाथ में थाम रखी थी और दूसरे हाथ में एक बड़ा सा ताबीज पकड़ रखा था। पता नहीं उस ताबीज में ऐसा क्या था कि वह चुड़ैल वहां से भाग गई थी। लक्ष्मी ने दरवाज़ा खोला तो सामने वह बूढ़ी औरत और उसके साथ एक लगभग 19 साल का लड़का खड़ा था। अब लक्ष्मी वहां एक पल भी रुकना नहीं चाहती थी। वह उन दोनों के साथ आज की रात गांव में उनके साथ ही बिताने के लिए चल पड़ी। अभी वे कुछ ही दूर जा पाए थे कि उनसे थोड़ी ही दूर मौजूद एक पेड़ पर उनको वही चुड़ैल दिखाई दी जो कि उल्टी लटकी हुई थी। फिर से लक्ष्मी के डर के मारे पसीने छूटने लगे, लेकिन वह बूढ़ी औरत लक्ष्मी को हौसला देती है और कहती है कि बेटी डर मत, वरना यह तुझ पर कब्जा कर लेगी और उसके बाद यह और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी, और जब तक मेरे हाथ में यह ताबीज़ है यह हमसे दूर ही रहेगी। चुड़ैल तरह तरह से लक्ष्मी को डराने का प्रयास कर रही थी और उस समय तो लक्ष्मी की चीख ही निकल गई जब उसने देखा कि वह चुड़ैल फांसी के फंदे पर लटकी दिखाई दे रही थी और अपने हाथ पैर भी पटक रही थी, जैसे कि सचमुच उसका दम ही घुट रहा हो। कुछ पल हाथ पांव पटक कर वह शांत हो गई, जैसे कि मर गई हो, और फिर एकदम से उसने लटके लटके ही अपनी आंखें खोल दी और हंसते हुए वहां से गायब हो गई। इधर लक्ष्मी तो उस बूढ़ी औरत के साथ गांव की ओर जा रही थी। उधर मैं लक्ष्मी के लिए तेज स्पीड से गाड़ी चलाता हुआ घर की ओर आ रहा था, और अचानक रास्ते में मुझे लक्ष्मी और उसके साथ वह बूढ़ी औरत दिखाई देती है। लक्ष्मी को उस बूढ़ी औरत के साथ देखकर मेरी जान में जान आ जाती है और उसको सही सलामत देखकर मैं चैन की सांस लेता हूँ। मैं उनको अपनी गाड़ी में बैठा हूँ और उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी की ओर निकल जाते हैं। फिर आगे क्या हुआ? वे लोग कहाँ कहाँ गए और उन पर आगे जो मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े, और क्या ये लोग जिंदा बचकर वापस जा पाए?
या वहां पर उनके साथ कोई अनिष्ट हो गया और बुरी शक्तियां इन पर हावी हो गईं? ये सब जानने के लिए इस कहानी का दूसरा भाग अवश्य देखें। दूसरे भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अब तक की कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। जल्द मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग के साथ या फिर किसी और रियल हॉरर इंसिडेंट के साथ।